हेलो डियर पीपल, वेलकम यू टू स्मार्ट कॉमर्स डिजिटल एकेडमी। आज मैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूं। इसमें हम फर्दर आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये क्लास 11th वालों के लिए लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में जिन टर्म्स की हम चर्चा करने वाले हैं वो मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। एसेट्स एंड लायबिलिटी। दूसरा है डेटर एंड क्रेडिटर। तीसरा है कैपिटल एंड क्रोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी से। एसेट्स एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हम एसेट्स की चर्चा करेंगे। एसेट्स क्या होता है? इट इज ए रिसोर्स ऑफ बिजनेस यूनिट। It is expressed in terms of money. It gives future economic benefit. एसेट को समझने से पहले एक हम छोटा सा एग्जांपल समझ लें। आप ग्रोसरी की दुकान पे जाया करते हैं। वहां पे ग्रोसरी की दुकान में वो वेट करने के लिए तराजू रखते हैं। तराजू ग्रोसरी की दुकान वालों के लिए एसेट्स है। अगर ग्रोसरी की दुकान पे तराजू ना हो तो आप सामान वहां से नहीं लेंगे। अगर दुकानदार आपको पॉलिथीन में भर के बिना तौले ही सामान देगा तो आप उस ग्रोसरी की दुकान पे नहीं जाएंगे। तो आप समझिए कि तराजू एक ग्रोसरी की दुकान वाले के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए तराजू ग्रोसरी की दुकान वालों के लिए एक सबसे पहले तो रिसोर्स है। अच्छा, दूसरी बात, इससे वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वो तराजू से तौल के देगा और उसका सामान बिकेगा जिससे उसे प्रॉफिट होगा। इट मींस उसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एसेट्स के लिए एक बहुत जरूरी बात ये होती है कि इसे मनी वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाए। अगर कोई एसेट्स जिन्हें हम मनी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते और वो एसेट्स के डिफिनेशन में भी फॉल नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अच्छे से काम करते हैं, इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में इजाफा हो जाता है। लेकिन फिर भी एम्प्लॉय जो अच्छे से काम कर रहे हैं इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एम्प्लॉय कितने अच्छे से काम कर रहे हैं इसको हम मनी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इन्हें हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नॉन करेंट एसेट्स
दूसरा है करेंट एसेट्स। पहले हम करेंट एसेट्स को समझ लेते हैं कि करेंट एसेट्स क्या होता है। इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल होते हैं स्टॉक, डेटर, एटसेट्रा। करेंट एसेट्स जो स्टॉक होता है उसे हम बिजनेस में ट्रेडिंग के लिए रखते हैं। दूसरा, इट रियलाइज विद इन 12 मंथ। ये जो स्टॉक होता है ना, ये बिजनेस में विद इन 12 मंथ सेल हो जाता है और फिर दूसरा स्टॉक आ जाता है। इट मींस जो स्टॉक है ना वो विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाता है। इट मींस कन्वर्टेड इनटू कैश। करेंट एसेट्स विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाता है। इट मींस कन्वर्टेड इनटू कैश, वो कैश में रियलाइज हो जाता है। अच्छा, इट इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। इट इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब हुआ? अब जैसे इसके लिए आप पहले ऑपरेटिंग साइकिल को समझ लीजिए। ये मैं ट्रेडिंग यूनिट के लिए बता रहा हूं। ट्रेडिंग यूनिट में क्या होगा? गुड्स परचेज करके लाएंगे आप, इसके बाद इसे आप सेल कर देंगे। सेल करने से डेटर बन जाएगा, फिर ये डेटर आपको कैश पेमेंट कर देगा और इस कैश से आप फिर से गुड्स परचेज कर पाएंगे। तो ये एक पूरा ऑपरेटिंग साइकिल हुआ। कहने का मतलब ये है कि गुड्स के परचेज करने से लेकर के उसे फिर से कैश तक में रियलाइज करने तक की बात आती है। गुड्स को परचेज करने से लेकर के उसे कैश में रियलाइज करने तक की बात ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाएगी। अब ये जो स्टॉक है ना आपके ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वॉल्व रहेगा। ये जो डेटर है ना ये आपके ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वॉल्व रहेगा। चलिए अब देखते हैं नॉन करेंट एसेट्स। इट डज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। आप नॉन करेंट एसेट्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, एटसेट्रा। अब आप देखिए यहां पे आप बिल्डिंग खरीदते हैं इस पर्पस से कि आप उसमें बिजनेस कीजिएगा। तो क्या आप विद इन 12 मंथ उसे आप सेल करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसे विद इन 12 मंथ सेल नहीं करेंगे। आप उसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही खरीदे हैं कि आप उसमें लंबे समय तक बिजनेस करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट डज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है। दूसरी बात है इट does not realize within 12 month।
आप समझिए कि आपने बिल्डिंग खरीदा है बिजनेस पर्पज से, आप उसे 12 मंथ में कैश में नहीं कन्वर्ट करना चाहेंगे, आप उसे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रखना चाहेंगे। तीसरी बात है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। नॉन करेंट एसेट्स कभी भी ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं आता है। ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं आने का मतलब ये हुआ कि उसे हम विद इन 12 मंथ खरीदने से लेकर के कैश तक में रियलाइज करने की बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि नॉन करेंट एसेट्स को हम हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखते हैं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि लायबिलिटी क्या होता है। It is an obligation which an enterprise has to pay in future. These are creditors' claim on firm's assets. For example, loan, debenture, etc. इसमें क्रेडिटर भी आते हैं। यहां पे मैं एक क्रेडिटर भी लिख देता हूं। लायबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि ये आपको पे करने ही पड़ेंगे। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है जिसे आपको पे करने ही पड़ेंगे। अगर आप इन्हें नहीं पे करते हैं तो बैंक वाले आपके अकाउंट को अटैच कर लेंगे, सीज कर लेंगे और उससे सारे पैसे वसूल कर लेंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं या नहीं है तो वो आपके प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं और उसे नीलाम कर सकते हैं। तो लायबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि आपको लायबिलिटी हर हाल में ही पे करना है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन व्हिच हैज टू बी पेड। इसे आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा। इट इज द क्रेडिटर्स क्लेम ऑन फर्म्स एसेट्स। क्रेडिटर फर्म के एसेट्स पे अपना क्लेम, अपना दावा कर सकते हैं और फर्म का एसेट्स वो बेच करके अपना चुकता कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नॉन करेंट लायबिलिटी, दूसरा है करेंट लायबिलिटी। सबसे पहले हम करेंट लायबिलिटी को देखते हैं। इट इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। These are to be settled within 12 months. नॉन करेंट लायबिलिटी जस्ट इसका उल्टा है।
it does not involved in operating cycle, these are settled after 12 month। अब समझिए कि करंट लायबिलिटीज में लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप जहां से सामान खरीद के लाएंगे उधार में, वो आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो उन क्रेडिटर्स को आपको विद इन 12 मंथ सेटल करना होता है। फिर से आप उनसे सामान लाएंगे, फिर उन्हें आप सेटल करेंगे, फिर से आप उन्हें सामान लाएंगे, उनके पास से सामान लाएंगे और फिर उन्हें आप सेटल करेंगे। तो ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात है डिजायर टू बी सेटल विद इन 12 मंथ, इन्हें आपको 12 मंथ में सेटल करना ही पड़ेगा। चलिए, और इसके जस्ट अपोजिट है नॉन करेंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, आप बैंक लोन लेते ही हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, या फिर डेब्ट डिबेंचर, आप डिबेंचर इश्यू ही करते हैं फॉर कि आप उसे लंबे समय तक न पेमेंट करें। फॉर एग्जांपल आप डिबेंचर को 8 साल के लिए 10 साल के लिए जनरली इश्यू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं डेटर और क्रेडिटर्स। These are those person who owe to an enterprise for purchase of goods and oblique or provisioning of service, provisioning of service on क्रेडिट। OWE का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किन्हीं को पैसे देने हैं। इट मीन्स डेटर वो पर्सन होते हैं जिन्हें पैसे देने हैं, जिनसे इन्होंने सामान खरीदा है। फॉर परचेज ऑफ गुड्स और प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, इसे आसान भाषा में डायग्राम से हम समझ लेते हैं। मान के चलिए ये एंटिटी 1 है और ये एंटिटी 2 है। एंटिटी 2 ने एंटिटी 1 से कुछ सामान उधार परचेज किया है। अब एंटिटी 2 को पैसे देने हैं, तो हम ऐसे कहते हैं एंटिटी 2 ओ टू एंटिटी 1। तो एंटिटी 2, ये जो एंटिटी, ये एंटिटी 1 के लिए डेटर हो जाएगी। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। एंटिटी 1 से
एंटिटी 2 ने उधार में सामान खरीदा है। तो एंटिटी 2 ओ टू एंटिटी 1 और एंटिटी 2 क्या हो जाएगी? डेटर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स आर those persons, entity to whom money is to be paid for purchase of goods and oblique or procurement of service. On क्रेडिट, क्रेडिटर्स को बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए। आप जिनके पास से उधार सामान खरीद के लाते हैं, अब उन्हें आपको पैसे पेमेंट करने हैं, तो आपको जिन्हें अब पैसे पेमेंट करने हैं वो हो जाएंगे क्रेडिटर्स। डेटर्स को एक बार आसान शब्दों में समझ लीजिए। आपने जिन्हें उधार में माल बेचा है, अब आपको उनसे पैसे लेने हैं, वो हो जाएंगे आपके डेटर। इसके बाद कैपिटल एंड ड्रॉइंग। चलिए पहले कैपिटल को समझते हैं। इट इज amount invested by owner in the business. It may be brought in the form of cash or assets. It is an obligation for the business which is to be paid to the owner on the closure of business. चलिए कैपिटल को समझते हैं। सिंपल शब्दों में आप कैपिटल को ऐसे समझ सकते हैं कि जो ओनर है बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। ये मनी के फॉर्म में हो सकता है और ये एसेट्स के भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ओनर के पास घर में कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है तो वो बिजनेस में लगा सकता है, तो उसे कहेंगे कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर की कैपिटल हमने फर्नीचर के रूप में लगाया है। इस तरीके से ओनर बिजनेस में
एसेट्स या कैश के रूप में कैपिटल लाता है। दूसरी बात है, ये जो कैपिटल है ना, आप एक बात समझिए, जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग पर्सन है। तो ये बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन है, इसे अपने ओनर को पैसे पे करने हैं। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो इसे अपने ओनर को पैसे पे करने हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसके लिए, किसको पेमेंट करने हैं? ऑब्लिगेशन क्यों है बिजनेस के ऊपर? बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन उसे अपने ओनर को पेमेंट करने के लिए है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। This is the amount withdrawn withdrawal of money from business by owner of business for his personal use, either in the form of goods or money। सीधा सीधी ड्राइंग्स को आप ऐसे समझिए कि जो ओनर बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है या फिर जो ओनर बिजनेस में से सामान निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो चलिए ये थी आज की बातें, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।